हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, आज है 7th लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको आपने जरूर देखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हो। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। यहां पे जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना एग्जामिनेशन का, उस तरह के क्वेश्चन यहां पे मैंने फ्रेम किए हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन से भी मिलेंगे। अगर आपने डिटेल लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, उनको आप देखना चाहते हो, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे प्रीमियम कंटेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक्स मिलेंगी या आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, वहां पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको इन पीडीएफ्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। आपके पास क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं। कुछ गुड्स इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ फाइनल गुड्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स होते हैं एंड कुछ प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। यहां पे आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से मुझे आपका आंसर चाहिए, बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? वेदर अ गुड इज क्लासिफाइड एज फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड depends entirely on its economic end use rather than the physical nature of good itself। बताओ, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी गुड को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, जब तक ना उसका हम इकोनॉमिक एंड यूज देखेंगे, यानी फाइनली इसको यूज कौन कर रहा है। जैसे मिल्क है, ठीक है, आपने मिल्क खरीदा, अपने घर में चाय बनाई और पी, तो क्या हो गया? मिल्क। ये आपके पास कंज्यूमर गुड हो गया या फाइनल गुड हो गया। इसी मिल्क को स्वीट शॉप वाला खरीदता है, फिर वो इससे मिठाइयां बनाता है, तो इस वक्त मिल्क क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। यानी कि जो मिल्क है ये एट द सेम टाइम फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। अब ये डिपेंड क्या करेगा? इकोनॉमिक एंड यूज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। All producer goods are considered capital goods because they are utilized by a firm, ठीक है, in the process of production। बताओ, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्या इनको हम कैपिटल गुड कह सकते हैं? नहीं। प्रोड्यूसर गुड्स, अब जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं ये कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं एंड रॉ मटेरियल भी तो हो सकता है ना। रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं आता है। मशीनरी वगैरह तो ठीक है कि वो कैपिटल गुड्स के अंदर आएगा, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, तो आप ये कह सकते हो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। हाँ, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, अब कैपिटल गुड्स क्या हो गए? मशीनरी वगैरह, तो ये सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। अगर क्वेश्चन यहां पे ये होता ऑल कैपिटल गुड्स आर कंसिडर्ड प्रोड्यूसर गुड्स, तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होती। तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज एन इंटरमीडिएट गुड एज इट अंडरगोज वेयर एंड टेयर ड्यूरिंग फर्दर प्रोडक्शन। बताओ, एक मैन्युफैक्चरर ने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, क्या वो मशीनरी इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? बताओ। देखो, मशीनरी यहां पे क्या होगी? फाइनल गुड होगी, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होगी। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, यानी वो गुड्स कन्वर्ट होते हैं फाइनल गुड्स में। क्या मशीनरी यहां पे कन्वर्ट होगी फाइनल गुड्स में? नहीं। हाँ, ये जरूर उन चीजों को बनाती है, लेकिन ये यहां पे फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड नहीं है। तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है।
Hence, A option is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। यहां पे आपने बताना है इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा फ्लो वेरिएबल है। यहां पे आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से इसका आंसर करो। हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक तो हो गया फ्लो वेरिएबल, दूसरा हो गया स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, अब फ्लो वेरिएबल क्या है? फ्लो वेरिएबल में हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक में हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब मुझे बताओ, जैसे हमारे पास इनकम है, अब इनकम कॉन्टिन्यूसली आ रही है, तो वो हमारे पास क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको हम मेजर करते हैं। हर महीने आपकी इनकम कितनी है, पर डे इनकम कितनी है। एट द सेम टाइम जब वो इनकम जमा हो जाती है तो वो वेल्थ बन जाती है, फिर हम उसको मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा 26 जनवरी को आपकी वेल्थ कितनी है, तो वो क्या हो गया? स्टॉक वेरिएबल। अब मुझे बताओ, प्रोडक्शन ऑफ राइस, जब राइस की प्रोडक्शन होती है हम इसको मेजर करते हैं, हर साल कितनी राइस की प्रोडक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल। इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ, हम कपड़े इंपोर्ट करते हैं, इनको भी हम किस तरह से मेजर करते हैं? हर साल हमने कितने मीटर कपड़ा इंपोर्ट किया, तो ये क्या हो गया? फ्लो वेरिएबल। चेंज इन कैपिटल, अब कैपिटल के अंदर जब चेंज आएगी तो वो भी फ्लो वेरिएबल आएगा। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन is an example of an injection in the circular flow of income। हमारे पास जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, इसमें इंजेक्शन क्या है? इन चार ऑप्शन में से हाउस होल्ड सेविंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेजेस अर्नड बाय द वर्कर्स, टैक्सेस पेड बाय द फैमिलीज। करो इसका आंसर। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, उसके बदले में फैक्टरल पेमेंट रिसीव करता है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। जब इसके पास पैसे आ जाते हैं, फर्म के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, तो फर्म प्रोडक्शन करती है। जब प्रोडक्शन करती है, हाउस होल्ड इसके पास फिर जाता है गुड्स खरीदने के लिए फॉर कंजप्शन पर्पस, और इसके बदले में इसको पैसे दे देता है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना, ये इसी तरह से चलता है। वेजेस अर्नड बाय द वर्कर, अब जो वेजेस अर्न करेगा, तो ये तो सर्कुलर फ्लो का एक काम है, ये तो चलता रहेगा। ये तो सर्कुलर फ्लो का एक काम है, ये तो चलता रहेगा। यानी हाउस होल्ड चीजें खरीदेगा, फिर इसके पास पैसे जाएंगे, फिर इसके पास पैसे जाएंगे, इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। अब हमारे पास होता है इंजेक्शन, दूसरा हमारे पास है लीकेज। अब इसका क्या मतलब है? इंजेक्शन इन इकोनॉमिक्स, एंड इंजेक्शन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए ये यहां पे सर्कुलेट हो रहा है, ये 1000 रुपए फर्म के पास जा रहा है, ये चीजें खरीद रहा है, फिर इसी तरह से ये इसको पेमेंट कर रहा है, तो ये सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब यहां पे इंजेक्शन हो गया जब इसके अंदर कुछ एडिशन होगा, 1000 रुपए था, अब प्लस 500 हो जाएंगे, यानी 500 इंजेक्ट हो गई, तो इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। अब इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो में कैसे कैसे होता है? ये होता है इन्वेस्टमेंट से। कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, पहले 1000 था, अब इन्वेस्टमेंट हुई 500 की, तो इंजेक्शन हो गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपोर्ट, जब आप चीजें बाहर बेचते हो, वहां से पैसे आ गए, तो वो भी इंजेक्ट इसके अंदर होंगे। तो ये तीन चीजें हैं इंजेक्शन की, समझ गए आप? फिर है लीकेज, जिस तरह से पाइप के अंदर लीकेज होती है, पानी बाहर चला जाता है, इसी तरह से जब सर्कुलर फ्लो से बाहर पैसे चले गए ना, तो इसको भी हम लीकेज कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे हाउस होल्ड ने पैसे उठाए और डाले बैंक में, हो गए ना जमा, अब वो यहां पे सर्कुलर फ्लो में नहीं चल रहे हैं, ये क्या हो गया? लीकेज। टैक्सेस, फर्म ने
टैक्स दे दिया या हाउस होल्ड ने टैक्स दे दिया, ठीक है, या इंपोर्ट, आपने चीजें बाहर से इंपोर्ट की तो पैसे आपने बाहर दे दिए ना, तो वो हो गई लीकेज। तो इंजेक्शन की आपने तीन चीजें याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, और लीकेज कहां कहां से होती है, सेविंग से, टैक्सेस से, इंपोर्ट से। अब यहां पे बताओ आप, इंजेक्शन कौन सा है, यहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the concept of normal resident in macroeconomics and national income accounting, consider the following statements। बताओ यहां पे जो स्टेटमेंट्स है ये रिगार्डिंग द नॉर्मल रेजिडेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेजिडेंट की कितनी कंडीशंस है, देखो नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो ऑर्डिनरीली रेजाइड इन अ कंट्री फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। अब इन कंडीशंस को आपने अपने माइंड में रखना है और ऑप्शंस पढ़ने हैं। अ सिटीजन ऑफ जापान who has been living and operating a manufacturing business in India for over 2 years is officially classified as a normal resident of India। वो सिटीजन है जापान का, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने देखना है क्या वो 1 साल से ज्यादा यहां पे रह रहा है, बिल्कुल 2 इयर्स उसको हो गई। दूसरा आपने देखना है क्या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है या नहीं है। Who has been living and operating a manufacturing business, यानी उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया में है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, एन इंडियन सिटीजन who has been working full time as a software engineer in यूनाइटेड स्टेट में इंडिया का एक सिटीजन रह रहा है 2 सालों से, is still classified as a normal resident of India। उसको फिर भी नॉर्मल रेजिडेंट में डाला, क्यों, बिकॉज macroeconomic residency is strictly determined by the legal citizenship and passport। तो यहां पे लीगल सिटीजनशिप या पासपोर्ट की जरूरत होती है नहीं, चाहे वो लीगली क्या है, हमारी कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो 1 ईयर से ज्यादा रहना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये वाली रॉन्ग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन operating offices in New Delhi along with the foreign diplomats working in foreign embassies geographically located within India are excluded from being normal resident of India। बताओ क्या इनको एक्सक्लूड किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रह रहे हैं 10-10 सालों से, लेकिन काम कहां पे करते हैं, जो WHO का ऑफिस इंडिया में है या अमेरिका की एम्बेसी यहां पे है, बिल्कुल, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है, वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What is term used to refer the exports of foreigners in the circular flow of income diagram? जो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जब वहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं ना फॉरेनर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर फ्लो में दो ही नाम, या तो इंजेक्शन होगा या तो लीकेज होगी। जब आप एक्सपोर्ट करोगे वहां से पैसे आएंगे तो क्या होगा, इंजेक्शन होगा ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसफर पेमेंट्स आर करेक्ट। आपने बताना है ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में, यहां पे स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होती है, वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, या इनको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, जो हमने कमाई नहीं है, ठीक है, हमारे पास आ गई लेकिन हमने कमाई नहीं, जैसे आपको घर वाले पॉकेट मनी देते हैं, ठीक हो गया। ट्रांसफर पेमेंट्स आर मेड बाय गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड। क्या गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट देता है, बिल्कुल देता है, इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है। पेंशन, स्कॉलरशिप आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, बिल्कुल ये पार्ट है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर ऑफन यूज्ड एज अ मींस ऑफ redistributing income within a society।
बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेजॉरिटी केसेस में गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स को इस्तेमाल करती है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन अ सोसाइटी। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, पेंशन वगैरह बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो ये एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारे पास 2 and 3 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the inclusion or exclusion of specific economic transaction in national income। नेशनल इनकम के रिलेटेड यहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में दिया है, क्या इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं? जरा मुझे इसका आंसर करो आप सभी जल्दी से। देखो, पब्लिक गुड like national defense and street lighting are provided freely to citizen without a formal market transaction or profit margin. Their economic value is excluded from GDP। क्या इसको हम GDP से निकाल देते हैं? अब जितनी भी पब्लिक गुड्स हैं उनकी डायरेक्ट मार्केट प्राइस तो नहीं है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो है ना, इसलिए इनको हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर इनकी वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यहां पे इंक्लूडेड होना चाहिए था। द सेल वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड द ब्रोकरेज कमीशन अर्न्ड बाय द एजेंट्स फैसिलिटेटिंग देयर सेल आर बोथ एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। बताओ, देखो सेकंड हैंड गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये तो ठीक है ये वाली स्टेटमेंट, लेकिन अगर हम ये दो चीजें देखेंगे, जो कमीशन अर्न होती है सेकंड हैंड गुड्स पे उसको तो हम इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। In the context of Indian economy, which of the following is correct regarding personal disposable income? यहां पे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। जल्दी से इसका आंसर करो आप। देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम का वो हिस्सा जो बच जाता है, ठीक है, आप सारे खर्चे करते हो, गवर्नमेंट को सारे टैक्स देते हो, उसके बाद जो इनकम आपके पास बच जाती है ना, उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो, पर्सनल इनकम में से ये निकलती है, नेशनल इनकम में से भी निकलती है, लेकिन फिर काफी ज्यादा चीजें हमें माइनस करनी पड़ती हैं, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, पर्सनल इनकम माइनस हम करते हैं पर्सनल टैक्स पेमेंट, जितने भी आपने पर्सनल टैक्स देने हैं दे दिए, प्लस नहीं, फिर हम माइनस करते हैं नॉन टैक्स पेमेंट्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements regarding gross national product is incorrect? देखो, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट आपके पास आए ना, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपने करेक्ट चूज करनी है या इनकरेक्ट चूज करनी है। तो यहां पे आपने इनकरेक्ट वाली चूज करनी है। बताओ, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? GNP is the gross domestic product of a country related to foreign income। क्या GNP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है रिलेटेड टू फॉरेन इनकम? बताओ। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपके पास GNP आए ना, नेशनल आए ना, आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। वो जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं ना, जितनी वो इनकम जनरेट करते हैं ना, वो हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो रिलेटेड टू फॉरेन इनकम नहीं आएगा। अच्छा, GNP इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजंस एंड कंपनीज अब्रॉड। देखो, बट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेनर्स विद इन द कंट्री। मैंने आपको क्या बोला, जब भी नेशनल की बात आए ना, आपके माइंड में बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। वो कहां पे अर्निंग कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, होना चाहिए वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब GNP इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजन एंड कंपनीज अब्रॉड, यानी हमारी जो कंपनीज है वो बाहर काम कर रही हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
बट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेनर्स। बिल्कुल हम यहाँ पे फॉरेनर्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑफिशियल रिवीजन ऑफ द नेशनल अकाउंट्स बेस ईयर फ्रॉम 2011-12 to 2022-23 was executed by NSO as apex statistical body functioning under the administrative jurisdiction of the Ministry of Finance। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से मुझे बताओ, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट आपने बतानी है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? कमेंट करके मुझे बताओ, यस और नो बताओ। देखो जो बेस ईयर है वो तो चेंज हो चुका है 2011 से 2022-23, ये तो करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं एनएसओ की, इसी ने एग्जीक्यूट किया, ये भी ठीक है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है? नहीं, ये किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए मैं आपको कहता हूं अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है ना, इसमें आपने स्टेटमेंट पूरे एंड तक पढ़नी है, लास्ट पे कभी कभार गलती हो जाती है। While the CPI measures inflation using a fixed basket that includes imported consumer goods, the implicit GDP deflator strictly excludes the price fluctuation of all imported commodities। ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, hence A option is the correct answer। अब आप सोच रहे होंगे सर ने सेकंड स्टेटमेंट समझाया नहीं। बिल्कुल, मैंने आज तक कोई ऐसी स्टेटमेंट छोड़ी है क्या जो मैं आपको अच्छे से न समझाऊं? प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है एंड लास्ट पे अपना शेयर जरूर करना है। इसी स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझेंगे। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर, दोनों का काम है इन्फ्लेशन को मेजर करना। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक बास्केट लेते हैं, इसके अंदर हम गुड्स डालते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यानी फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं एंड आमतौर पर उन गुड्स को लिया जाता है जो एक हाउस होल्ड डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है, जैसे फूड हो गया, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह वगैरह। इन गुड्स को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैक करता है, इसमें देखता है कितनी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। ओके, अब ये गुड्स कहां पे प्रोड्यूस हुई हूं, चाहे इंडिया में या हमने इंपोर्ट की, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पे। इट ट्रैक्स द प्राइस चेंजेस ऑफ एब्सोल्युटली एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली विद इन इंडियाज बॉर्डर इन अ गिवन ईयर। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर में हम हर एक प्रोडक्ट को लेते हैं, हर गुड्स को लेते हैं, लेकिन जो कि सिर्फ इंडिया में बनी है। अब आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ फर्क दिखाई दिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कुछ ही गुड्स लेते हैं, यानी फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स। जीडीपी डिफ्लेटर में हम एवरीथिंग प्रोड्यूस लेते हैं, जितनी भी चीजें इंडिया में बनी है। इंडिया से बाहर की चीजें हम नहीं लेते हैं, यानी हमने चीजें इंपोर्ट की, उनको हम यहां पे कंसिडर नहीं करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उनको भी कंसिडर किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाहर से वीट इंपोर्ट की, उसको कंसिडर किया जाएगा, प्राइसेस बढ़ी या कम हुई। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर गुड। अब जीडीपी डिफ्लेटर में कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं एंड वो गुड्स जिनको एक ऑर्डिनरी पर्सन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, जैसे हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह वगैरह। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ वही गुड्स आती हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। इट विल नॉट शो अप इन द जीडीपी डिफ्लेटर, यानी जो हमने बाहर से चीजें मंगवाई, आपने लैपटॉप बाहर से इंपोर्ट किया, उसकी प्राइसेस अगर बढ़ी तो वो जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं दिखाया जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट अब आपको समझ आ गई। While CPI measures inflation using a fixed basket, ठीक है, that includes imported consumer goods। अब CPI में imported consumer goods भी आती हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो GDP डिफ्लेटर है, क्योंकि इसके अंदर डी है ना, डोमेस्टिक,
जैसा नाम वैसा काम। तो इसमें सिर्फ वही गुड्स आती हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इनमें करेक्ट आंसर चूज करना है। बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एडिंग नेट एक्सपोर्ट्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैथमेटिकली कन्वर्ट्स इट इनटू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिर्फ इतनी वाली स्टेटमेंट। आप मुझे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? यस और नो मुझे बताओ जल्दी से। एडिंग नेट एक्सपोर्ट्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैथमेटिकली कन्वर्ट्स इट इनटू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बताओ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है। कैसे? जरा आप याद करो, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है सी फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर होता था प्लस जी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस आई यानी इन्वेस्टमेंट, फिर होता था प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, और ये हमारे पास आता था जीडीपी के बराबर आता था। यानी जो नेट एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो जीडीपी का पार्ट है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इससे जीएनपी नहीं बनेगा। अगर हमें जीडीपी से जीएनपी जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अक्सर बच्चों ने इसको ठीक बोला था। In standard national accounting, the specific term national income strictly denotes the net national product at market price। बताओ, क्या नेशनल इनकम को हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? नहीं, इसको हम कहते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये वाली भी रॉन्ग है। टू डिराइव नेशनल इनकम फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, one must subtract indirect taxes and add government subsidies। हम करते हैं माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -5, डेप्रिसिएशन 10 है एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास 15 है, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। करो, जल्दी से करो जरा। आप देखो, हमें पहुंचना है नेशनल इनकम, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या इनकम को एक ही बात है, एट फैक्टर कॉस्ट हमें पहुंचना है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है जीडीपी, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है। अब इस जीडीपी को जी भी चेंज करना है एन में, डी भी चेंज करना है एन में, और मार्केट प्राइस चेंज करनी है फैक्टर कॉस्ट में। सबसे पहले अगर मैं इस जी को एन में चेंज करूंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस को हमने क्या करना है? कन्वर्ट नेट में। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। जब माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा मेरे पास बनेगा एन डी पी एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक को मुझे नेशनल बनाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करूंगा। अब मेरे पास बनेगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से मुझे पीछे जाना है, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। उसके लिए मैं करूंगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, फिर मेरे पास बनेगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीडीपी आपके पास है 100, ये वाला। फिर एन, उसके बाद डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया। फिर आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपने प्लस की, तो प्लस -5, इसके साथ माइनस है। डेप्रिसिएशन
माइनस करना है, सॉरी डेप्रिसिएशन कर दिया, फिर आपके पास माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बनेगा आपके पास 90 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 15, तो कितना आपके पास आएगा 70, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको मैंने यहां पे सॉल्व किया है, देखो 100 प्लस माइनस 5 ठीक है, माइनस 10 माइनस 15, तो यहां से भी आपके पास 70 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करो आप। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है इन एन इकोनॉमी द जीडीपी डिफ्लेटर इज फाउंड टू बी 110। जीडीपी डिफ्लेटर आपके पास 110 गिवन है फॉर द करंट ईयर, ठीक है। इफ द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% इन द सेम ईयर, यानी करंट ईयर में जीडीपी कितना बढ़ा 15%। तो करंट ईयर पे कौन सा जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी, यानी 15% बढ़ा, यानी नॉमिनल जीडीपी आपके पास गिवन है 115। देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी, आपने रियल जीडीपी की ग्रोथ निकालनी है, तो आराम से हम कर सकते हैं। देखो जीडीपी डिफ्लेटर आपके पास 110 है, नॉमिनल जीडीपी आपके पास है 15%, ठीक है। तो करंट नॉमिनल जीडीपी फिर कितना बनेगा 115। अब हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। इस रियल जीडीपी को मैं इधर में ले सकता हूं, तो ये बनेगा रियल जीडीपी नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर, मैंने इसको इधर और इसको इधर ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 100। नॉमिनल जीडीपी आपके पास 115 है, रियल आपके पास सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर आपके पास 110 है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे 104.545, ठीक है। अब 100 से कितना ज्यादा है 4 ना, यानी 4.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम व्हेन, बताओ भाई रियल नेशनल इनकम कब बढ़ेगी। जब हम रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, हम लेते हैं बेस ईयर प्राइस, यानी प्राइस से तो नहीं बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी जब क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ यहां पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन, एक्सप्लिसिटली एडिंग द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस विल रिजल्ट इन डबल काउंटिंग। बताओ, देखो अगर हमारे पास टोटल प्रॉफिट गिवन है, टोटल प्रॉफिट के अंदर फिर डिविडेंड भी आएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आएगा, सब आएंगे। एक बार टोटल प्रॉफिट हमने ले लिया, फिर हमने सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है, अगर सेपरेट हम लेंगे ना इससे डबल काउंटिंग होगी, तो ये वाले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ओल्ड एज पेंशन आर इंक्लूडेड अंडर द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज दे एक्ट एज अ डिफर्ड पेमेंट फॉर पास्ट सर्विसेज। क्या ओल्ड एज पेंशन को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर लेते हैं, बताओ भाई, नहीं, ओल्ड एज पेंशन नहीं होती है, वो होती है रिटायरमेंट पेंशन। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय बाय अ कंपनी is classified under the rent component of operating surplus। ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट आता है, रेंट आता है। बताओ, अगर एकोमोडेशन दी जाएगी एम्प्लॉय को, कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन दे रहे हैं, उसमें जो रेंट मिलेगा, जो रेंट इंप्यूटेड रेंट होगा, क्या उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस में डालेंगे, बोलो, नहीं, उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं डालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो रेंट आएगा ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड का होगा, ठीक है। अब यहां पे जो एम्प्लॉय को मिल रहा है ना, ये आप पेमेंट कर रहे हो इन काइंड्स,
ठीक है, उसको आप फ्री अकोमोडेशन दे रहे हो, ये किस में जाएगा, ये जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। बोलो, करो इसका आंसर। कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बोलो। सबसे पहले यहां पे आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है ना, जैसे आपने गोल्ड खरीदा या किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे, आपने 100 रुपीज में किसी कंपनी के शेयर खरीदे, कुछ टाइम के बाद वो 150 के हो गए, आपने इनको बेचा, यहां पे प्रॉफिट कमाया, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। या आपने गोल्ड खरीदा, कुछ टाइम के बाद उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, आपने उसको बेचा, यानी कैपिटल गेन आया। क्या कैपिटल गेन एंड लॉसेस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? नहीं, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि यार जो नेशनल इनकम है ना, वो करंट प्रोडक्शन की बात करती है, वो यहां पे प्राइस एंड वेल्थ को मेजर नहीं करती है, इसलिए इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बिल्कुल, जितनी भी इनकम इलीगल एक्टिविटी से आती है, इसको हम नेशनल इनकम में नहीं डालते हैं। ठीक। imputed values of the self occupied house are included in national income। जो imputed value है ना, आप अपने घर में रह रहे हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू है, उस imputed value को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। यानी यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी एंड सी आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बोलो। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी को हम मेजर करते हैं करंट ईयर प्राइसेस पे, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। Real GDP can increases even if there is no change in the physical quantity of goods produced provided the price have risen। देखो, प्राइस राइज करेगी लेकिन रियल जीडीपी को हम मेजर करते हैं बेस ईयर प्राइस पे, उससे प्राइस राइज पे क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे रियल जीडीपी तब बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। द जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी and is used to measure the general price level of all goods and services produced in the economy। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, hence थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल भी है, नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। मैंने सेपरेटली लिया, वरना ये वीडियो काफी लेंथी हो जाती। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्लीज एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है एंड शेयर भी जरूर करना है।